हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास है। आज दो तीन टॉपिक करेंगे। एक तो डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिफरेंट स्केल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करने की कौन कौन से स्केल हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सर्दियों में 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने की फर्स्ट स्केल जो है वो है डिग्री सेल्सियस स्केल। दूसरा जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्या होता है, जब भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक अलग से स्केल दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। क्लियर सभी को? दो स्केल हो गई। तीसरा स्केल है केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल का इस्तेमाल साइंटिस्ट लैब वगैरह में करते हैं। केल्विन इज द एसआई यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। लैब में या साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट हैं उसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर किया जाएगा। तो हमने टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल पढ़े। सबसे लास्ट में कौन सा पढ़ा था? केल्विन स्केल। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस स्केल और उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, जो टेम्परेचर मेजर करने की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जो है वो है केल्विन स्केल। अब हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि क्या फॉर्मूला है कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में, इस तरह से एक स्केल को दूसरे स्केल में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेजर करने के यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे सभी बच्चे। ये टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल हैं। केल्विन स्केल, इसको हम के से डिनोट करेंगे ऐसे। ये सेल्सियस स्केल, इसको हम डिग्री सेल्सियस से शो करेंगे। 0 का मतलब डिग्री, सी का मतलब सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से शो करेंगे। एक स्केल को दूसरे स्केल में चेंज करने का फॉर्मूला, सबसे पहले केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। इसका फॉर्मूला है C + 273 = K। अगर हमें कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो तो हम उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। हमें यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में दे दिया, हमें उसको केल्विन में चेंज करना है। सी की जगह हम क्या पुट करेंगे? 50, ये सॉल्यूशन में लिखेंगे। सी की जगह हमने क्या पुट किया? 50 + 273 = K। K की वैल्यू यहाँ पे सोल्व करने के बाद आ जाएगी 323। इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस या 323 केल्विन एक ही बात है। क्लियर सभी को? इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टेम्परेचर 350 केल्विन और हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस। इसमें भी फॉर्मूला यही का यही रहेगा, C + 273 = K। सेम फॉर्मूला रहेगा। C की जगह C रखेंगे इसमें, 273 की जगह 273, और K की जगह हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है 350 केल्विन वो पुट कर देंगे। C को यहीं रखा, 273 को = इस साइड लेकर आए, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम एक स्केल को, यानी यहाँ पर जो 2 स्केल हैं, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी, इसके लिए फॉर्मूला है C/5 = F -
32/9। सी का मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एफ का मतलब टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है 50 और हमें उसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे 50 डिग्री सेल्सियस 50/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको सोल्व करेंगे, ये कटेगा, 5 10 पे जाएगा, 10 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 90 इज इक्वल टू F माइनस 32 को हम इस तरफ ले आएंगे और ये आ जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये है 50 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े। पहले फॉर्मूले में हमने जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज किया था और दूसरे में हमने टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज किया था। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद आंसर अपना मैच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 80 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट 80 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। और दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 50 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने 80 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला रखा हमने C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, सी की जगह 80/5 सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये है 80 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों एक ही बातें होती हैं। नेक्स्ट है 120 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। सेम फॉर्मूला C/273 इज इक्वल टू K, वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर माइनस में आएगा, माइनस में 153 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, उनको हम अब डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमें 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। फॉर्मूला लगाया हमने 2 + C + 273 इज इक्वल टू K की जगह पुट करेंगे हम 293 C + 273। एक स्टेप देखते जाएंगे ध्यान से। यहाँ पर 293, ये 273 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, सोल्व करेंगे, माइनस करने पे आंसर आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 293 केल्विन इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 473 केल्विन, सेम यही फॉर्मूला C + 273 इज इक्वल टू K, C की जगह C, 273 की जगह 273, K की जगह 470, C इज इक्वल टू 470 माइनस 273, माइनस करेंगे 10 - 3 7, 6 - 7 9, 197 डिग्री सेल्सियस। 470 केल्विन इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है कि नेफ्थलीन बॉल थोड़े टाइम बाद डिसअपीयर क्यों हो जाती है।
Why do naphthalene ball get disappear after some time? Because naphthalene balls directly get sublimate. Naphthalene balls sublimate होती हैं and they directly get changed from solid to vapor state. इसलिए वो disappear हो जाती है. लिखेंगे कैसे आप? एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे. Naphthalene balls get sublimate, so they get disappear after some time. इसी क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमसे पूछा हुआ है. We get smell of perfume when we are sitting several meters away. अगर कोई आदमी है उसने परफ्यूम लगा रखा है, वो हमसे काफी दूर बैठा हुआ है, तब भी उसकी स्मेल हमारे तक पहुंच जाती है. क्यों पहुंच जाती है? आंसर में जो सबसे मेन वर्ड है वो है ड्यू टू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के जरिए वो स्मेल पहुंचती है. उस आदमी ने परफ्यूम लगा रखा है, परफ्यूम के वेपर्स एयर में आएंगे, एयर से डिफ्यूज होते होते हम तक पहुंचेंगे. ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले आप लिखोगे ड्यू टू डिफ्यूजन, फिर उसी को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन द वेपर्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इन एयर देन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रीचेस टू अस. इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. इसके बाद एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस. हमें 4 सब्सटेंसेस दे दिए, वाटर, शुगर एंड एयर. क्या क्या सब्सटेंस दे रखे हैं हमें? वाटर, शुगर एंड एयर. हमें इन तीनों को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमें पता है वाटर की स्टेट है लिक्विड, शुगर की स्टेट है सॉलिड और एयर की स्टेट है गैस. सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है. तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा शुगर में, उससे कम लिक्विड में होता है तो वाटर में, और उससे कम किसमें? एयर में. सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में होगी बिकॉज इट इज सॉलिड, उससे कम वाटर में बिकॉज इट इज लिक्विड, और उससे कम किसमें होगी? एयर में बिकॉज इट इज गैस. इस तरह से ये हमारा एनसीईआरटी बुक का फोर्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. हमें 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट पे रहता है. यहाँ पर देखेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये. हमें पता है वाटर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक कौन सी स्टेट में रहेगा? लिक्विड में. अगर टेम्परेचर इससे कम होगा तो वाटर की स्टेट कौन सी हो जाएगी? सॉलिड. अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा आ गया तो वाटर की स्टेट कौन सी हो जाएगी? वेपर स्टेट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर की स्टेट क्या होगी? आंसर में हम लिखेंगे लिक्विड स्टेट होगी. दूसरे में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों स्टेट में पाया जाएगा. 0 डिग्री से कम हो गया तो सॉलिड स्टेट में, और इससे बढ़ता गया तो लिक्विड स्टेट में. 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में पाया जाएगा. इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर दोनों स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी एंड वेपर स्टेट में भी. ध्यान रखना अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो वाटर सिर्फ वेपर स्टेट में मिलेगा. 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो सिर्फ लिक्विड स्टेट में. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सिर्फ दोनों स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में भी एज वेल एज वेपर स्टेट में भी. इसके बाद 6th क्वेश्चन है, उसमें हमसे ये पूछा हुआ है, व्हाई वाटर इज लिक्विड. वाटर को हम लिक्विड स्टेट में क्यों कहते हैं?
वाटर जो है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और गैसेस के इंटरमीडिएट है। रूम टेम्परेचर पे वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो बहुत हाई है ना बहुत कम है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो लिक्विड चेंज हो जाते सॉलिड स्टेट में, और अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता देन दे विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो इंटरमीडिएट है। दैट्स व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट्स शेप इज नॉट फिक्स्ड बट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड। इसी तरह से हमसे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि एक आयरन की अलमीरा है, उसको हम सॉलिड क्यों कहेंगे? जो आयरन की अलमीरा है उसको हम सॉलिड इसलिए कहेंगे क्योंकि उसकी शेप वॉल्यूम दोनों चीजें फिक्स हैं। द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ आयरन अलमीरा इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। ठीक है, क्लियर सभी को? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे यहाँ पर देखेंगे सभी। हमसे ये पूछा हुआ है 7th क्वेश्चन में, Why ice is more effective in cooling? आइस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव क्यों है कूलिंग से एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर? पहले इस क्वेश्चन को समझ लें क्या क्वेश्चन है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास पानी की एक बोतल है, बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है और हमसे ये कहा गया है कि इस बोतल के पानी को बिना ढक्कन खोले हमें ठंडा करना है। हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में हमारे पास एक बकेट है, बाल्टी है, उसमें आइस क्यूब्स भरे हुए हैं, उसमें हम उस पानी की बोतल को रख देंगे, बोतल ठंडी हो जाएगी। दूसरे केस में एक और बकेट है, उसमें हमारे पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसमें हम पानी की बोतल को डाल देंगे। क्लियर? हमसे ये पूछा हुआ है कि किस केस में वो पानी की बोतल जल्दी ठंडी हो जाएगी। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, बकेट ली, बकेट के अंदर क्या डाले, आइस क्यूब्स, और उसमें पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी। दूसरे केस में हमने क्या किया, वाटर लिया, ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें पता है वाटर और आइस दोनों जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल या पानी की बोतल रख दी। किस केस में पानी या बोतल जो है वो ज्यादा ठंडी होगी? इसका आंसर होगा जिस केस में हमने उस पानी की बोतल को रखा था ऐसी बकेट के अंदर जिसमें आइस क्यूब्स थे। Ice is more effective in cooling due to latent heat of fusion। क्यों? जो पानी की बोतल है वो गर्म है, उसे हमें ठंडा करना है। उस पानी की बोतल से हीट निकल कर आइस में आएगी और आइस धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, लेकिन उस आइस का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट ना हो जाए। तो सारी की सारी जो बोतल की हीट है, जो पानी की जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया आइस क्यूब्स ने, और वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो सारी की सारी जो हीट है वो कहाँ खर्च हो गई, उस आइस क्यूब को सॉलिड से लिक्विड बनाने में। पहले वो सारे के सारे आइस क्यूब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगी, तब जाके उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब वो पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो हमने आइस क्यूब वाले बकेट में रखी थी वो हमेशा ज़्यादा ठंडी होगी एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। आंसर में हम लिखेंगे ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज आइस क्यूब विल फर्स्ट मेल्ट डाउन एंड देन इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट। इसलिए आइस क्यूब हमेशा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। ज़्यादा हीट को एक तरह से एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है वो कूलिंग में एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर में हम क्या देखते हैं, वाटर और स्टीम दोनों के दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करते हैं,
लेकिन स्टीम से हमें ज़्यादा सीवियर बर्न होगा। क्यों? जैसे हमारी बॉडी के ऊपर 100 डिग्री वाली स्टीम आएगी पड़ेगी, इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज इट विल फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड देन इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो इट विल गिव मोर हीट टू अस। जो स्टीम है वो हमेशा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। क्यों? पहले सारी की सारी स्टीम चेंज होगी लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और फिर जाके धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा, तो वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हीट दे चुकी होगी। दोनों क्वेश्चंस के आंसर में आप लिखेंगे कैसे, यहाँ बोर्ड पे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये 3 वर्ड्स आपके आंसर में जरूर आएंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को आगे आप एक्सप्लेन भी करेंगे। आइस विल फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड एंड देन इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, सो इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, स्टीम और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर में हम क्या लिखेंगे, स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर at 100 degrees Celsius due to latent heat of vaporization. Steam will first convert into liquid state and then its temperature starts decreasing. So it will produces more severe burns. ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी स्टेट किस में चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। हमें पता है सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तब वो लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, सॉलिड बनेगा, इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। एक और नाम क्या है इसका, इट इज आल्सो नोन एज फ्रीजिंग। इसी तरह से लिक्विड को गैस में चेंज करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करने के प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं और गैस को लिक्विड में जब चेंज करते हैं इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होती हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे और इसका अपोजिट गैस से सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहेंगे। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर मोशन वाला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये असली फिजिक्स जो है वो अब आप 9th क्लास की वो मोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। और इस चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं वो सभी बच्चे अपने कॉपी में सोल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा वो डाउट मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।